अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है, इसमें कौन कौन से साइन और सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं, और इसकी कौन कौन सी पॉसिबल कॉजेज होती हैं जिसमें पेशेंट को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है ना वो हो सकता है। और इसके बाद मैं आपको इसके पॉसिबल टेस्ट आप करवा सकते हैं जिससे आपको डायग्नोज हो जाएगा कि आपके जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का इशू है या नहीं है। और उसके बाद मैं आपको चंद एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो क्योर कर सकते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के केस में। तो दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है। उसके बाद मैं आपको इसके साइन और सिम्टम बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसकी काजेज बताऊंगा, फिर मैं आपको इसके जो पॉसिबल टेस्ट होते हैं उसके डायग्नोज करने का बताऊंगा कि कौन कौन से टेस्ट आप करवा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको चंद एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि इस एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं। दोस्तों दरअसल एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक आर्थराइटिस है, यानी ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसकी वजह से पेशेंट को आर्थराइटिस का सिलसिला जो है या आर्थराइटिस के सिम्टम जो है पेशेंट को देखने में आते हैं। दोस्तों दरअसल एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी ऑटोइम्यून डिजीज है, यानी क्रोनिक बहुत लंबा चलने वाली और इन्फ्लामेटरी यानी इन्फ्लामेशन सोजश। और ऑटोइम्यून डिजीज का मतलब है कि जो हमारे जिस्म का डिफेंस सिस्टम होता है वो हमारे जिस्म के अगेंस्ट ही उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। हमारे जो जिस्म के सेल्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और उस अटैक के सिलसिले में जो ना उस जगह पे इन्फ्लामेशन पैदा कर देता है। दोस्तों ये जो ऑटोइम्यून डिजीज होती है इसकी कोई पिन पॉइंट खास जगह नहीं होती। दोस्तों ये किसी भी जिस्म के हिस्से पर जो है ना वो अटैक कर सकता है और उस जिस जगह पे ये अटैक करता है उस अज़ा से रिलेटेड जो है ना मुख्तलिफ किस्म के साइन और सिम्टम जो है ना वो शो करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों दरअसल ये एक आर्थराइटिस है, यानी इसमें पेशेंट को दर्द का सिम्टम देखने में आता है, बहुत ही शदीद शार्प शूटिंग पेन होती है और बर्निंग का सिम्टम देखने में आता है, एक जलन होती है। और उसके साथ पेशेंट को जो है ना सुबह के वक्त, खास तौर पे जब पेशेंट सुबह के वक्त उठता है तो उसमें बहुत ज्यादा जिसम में एक स्टिफनेस जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों ये एक क्रोनिक होती है इन्फ्लामेटरी ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसमें पेशेंट को जब बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन देखने में आती है और जब पेशेंट थोड़ा सा वर्कआउट करता है, दिन में चलता है, तो उसमें ये जो सिम्टम होते हैं उनमें कमी दिखाई देती है और रात के वक्त इन तमाम सिम्टम में जो है ना वो जो शिद्दत आ जाती है। तो दोस्तों ये जो मर्ज होता है ये अमूमन 20 से 30 जो एज होती है मेल की उसमें ये सिम्टम जो है ना वो ज्यादा देखने में आते हैं और मेल के निस्बत ये जो मर्ज होती है इसके ज्यादा चांसेस होते हैं फीमेल में, यानी जो फीमेल का हिप वाला रीजन होती है उसमें बहुत शदीद शूटिंग पेन होती है और उसके साथ ही ये पेन जो है ना वो ऊपर स्पाइन की तरफ जो है ना वो असेंड करती है। उसमें एक जलन का सिम्टम देखने में आता है, एक बर्निंग जो है देखने में आती है और एक स्टिफनेस जो है ना वो स्पाइन वाले रीजन पे बहुत ज्यादा देखने में आती है। तो दोस्तों अगर किसी पेशेंट को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का इशू है और उसको जो स्पाइन वाले रीजन पे बहुत शदीद शार्प शूटिंग पेन है और उसमें एक स्टिफनेस का सिम्टम देखने में आता है और पेशेंट का जो नेक वाला रीजन है उसमें बहुत ज्यादा हार्डनेस देखने में आती है और कभी कभार ये जो नेक वाला रीजन है ये कंधों की तरफ जो है ना वो शिफ्ट हो जाता है, तो उसके में भी बहुत शदीद शार्प शूटिंग पेन पेशेंट को देखने में आती है। दोस्तों ये एक एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का इशू पेशेंट को ऐसे केस में देखने में आता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो ऑटोइम्यून डिजीज है ये जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे कौन कौन सी जगह पे ये अटैक कर सकता है और इसमें कौन कौन से पॉसिबल काजेज होते हैं जिसको मतलब समय को देखे जा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये हमारे स्पाइन पे बहुत ज्यादा जल्दी अटैक करता है, यानी जो स्पाइन में टी सेल्स होते हैं उनके ऊपर ये अटैक करता है और उनको जो है डिफॉल्ट जो उसमें एक डिफ्यूजन पैदा कर देता है, जो हमारी स्पाइन की वर्टेब्रे होती है उसमें एक डिफ्यूजन पैदा कर देता है जिसकी वजह से जो हमारा स्पाइन नेक वाला रीजन है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है और उसमें बहुत ज्यादा स्टिफनेस जो है ना वो देखने में आती है, नेक वाला रीजन हार्ड होता है और उसमें जब पेशेंट किसी जगह से बैठ के उठता है तो उसको बहुत ज्यादा जो है ना एक दिक्कत जो है ना वो देखने में आती है और उसके साथ पेशेंट को एक रेडनेस का सिम्टम भी देखने में आता है और एक जलन का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है। दोस्तों ये जो ऑटोइम्यून डिजीज होती है अगर तो ये आपके जो कोलाइटिस पे अटैक करे यानी इंटेस्टाइन पे अटैक करे तो उसमें पेशेंट को इन्फ्लामेटरी बवल डिजीज का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, यानी पेशेंट की जो बवल मूवमेंट है उसमें इरेगुलरिटी जो है ना वो हो जाती है। दोस्तों दरअसल ये एक आर्थराइटिस है तो ये जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे जो है ना वो अटैक कर सकता है, यानी ये हील पे भी अटैक कर सकता है, एंकल पे भी और उसके साथ रिस्ट पे भी, फिंगर पे भी, टोए पे भी। तो जिस जगह पे ये अटैक करता है तो वहां पे जो है ना इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है और इस इन्फ्लेमेशन के केस में वहां पे जो डिफॉर्मिटीज होती है हमारी ज्वाइंट में जो वर्क पे होते हैं, जो ज्वाइंट होते हैं ना वो आपस में कनेक्ट होते हैं, वहां पे जो फ्लूइड होता है, टेंडन होते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है जिसकी वजह से वहां पे एक रेडनेस देखने में आती है, एक पेन देखने में आती है, एक दर्द का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो उस केस में जो पेशेंट होता है उसको हमारे पूरे जिस्म में बहुत ज्यादा स्टिफनेस जो है ना खास तौर पे रात के वक्त जो है ना वो देखने में आती है और उस स्टिफनेस के केस में पेशेंट को जब सुबह सो के उठता है तो उसको बहुत ज्यादा एक थकावट जो है ना वो फील होती है
और जैसे ही पेशेंट थोड़ा सा वर्कआउट करता है, चलता है, तो उसकी तमाम किस्म का जो जिस्म है वो थोड़ा सा रिलैक्स जो है ना वो फील करता है। जो ऑटोइम्यून डिजीज होती है, ये किसी एक जगह पे अटैक नहीं करती, ये लंग्स पे भी अटैक कर सकती है, वहाँ पे पल्मोनरी फाइब्रोसिस का इशू पैदा कर सकती है, ये आइज पे भी अटैक कर सकती है, वहाँ पे यूवाइटिस का इशू जो है ना वो पैदा कर सकती है। उसके साथ दोस्तों ये लंबर वाले रीजन पे, वहाँ पे ये जो स्पाइन होती है वहाँ पे स्टिफनेस पैदा कर सकती है। अगर कोलाइटिस में ये अटैक करता है ऑटोइम्यून डिजीज, जो हमारा जिस्म का डिफेंस सिस्टम होता है, तो वहाँ पे इन्फ्लामेटरी बवल डिजीज जो है ना वहाँ पे उसकी इन्फ्लामेशन पैदा कर सकता है। उसके साथ दोस्तों अगर ये ज्वाइंट में अटैक करे, तो वहाँ पे जो एक ट्रिगर फिंगर का सिम्टम है, यानी ज्वाइंट में जो एक हार्डनेस है, स्टिफनेस है, उसका सिम्टम जो है ना वो पैदा कर सकता है। अगर ये लार्ज ज्वाइंट में पैदा करे, तो वहाँ पे एक रोमाटाइड आर्थराइटिस का सिम्टम जो है ना वो पैदा कर सकता है। तो दोस्तों ये एक किसी मखसूस जगह पे जो है ना सिस्टम जो है ना, हमारा डिफेंस सिस्टम जो है ना वो अटैक नहीं करता है, ये जिसम के मुख्तलिफ जगह पे जो है ना वो सिस्टम पे अटैक कर सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की काजेज बताता हूँ कि कौन कौन सी पॉसिबल काजेज होती हैं जिसकी वजह से जो है ना जिसमें एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम जो है वो देखने मिलते हैं। तो दोस्तों इसकी जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के काजेज होते हैं, इसकी जो मेन काज है अभी तक डायग्नोज नहीं हुई, क्योंकि ये जो ऑटोइम्यून डिजीज होती है, ये इसकी जो कोई भी मखसूस पिन पॉइंट नहीं होता, ये किसी भी जगह किसी भी जो चीज है या किसी भी इंसान में किसी भी चीज से जो है ना वो ट्रिगर हो सकती है, जिसमें इन्फ्लेमेशन पैदा हो सकती है। तो मोस्टली ऐसे पेशेंट जिनके पेरेंट्स में इस तरह का इशू है, तो उनमें भी ये जो इशू है वो आप देख सकते हैं, यानी ये बाई बर्थ भी आपके जिस्म में जो है ना ये कंडीशन देखने में आ सकती है। और उसके साथ दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनके जिसमें एक जीन्स होती है HLA-B27, अगर उसका रिजल्ट जो है ना वो पॉजिटिव आए, तो ऐसे लोगों में भी ये कंडीशन जो है ना आप देख सकते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की। तो ऐसे पेशेंट जो किसी ऑटोइम्यून डिजीज का जो है ना वो शिकार हो, यानी ऐसे पेशेंट जो किसी लंग्स में ट्यूबरकुलोसिस का इशू देखने में आता हो, तो ऐसे पेशेंट में भी ये जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के इशू है वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका कोई मखसूस पिन पॉइंट नहीं है, आप इसमें किसी चीज को जो है ना वो पिन पॉइंट करें कि इस वजह से पेशेंट को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के इशू जो है ना वो देखने में आता है। दोस्तों अब मैं आपको कुछ पॉसिबल जो है ना वो डायग्नोसिस टेस्ट बताता हूँ, जिसकी आप यूज करके ये चीज जो है ना वो आप इमेजिन कर सकते हैं, ये चीज जो है ना आप डिस्क्लोज कर सकते हैं कि आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का इशू है या नहीं है। दोस्तों इसमें जो टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, वो बेसिकली HLA-B27 टेस्ट जो है ना उसका जो रिजल्ट जो है ना वो देख सकते हैं। आपका CRP जो है ना वो टेस्ट कर सकते हैं, ये7 जो है ना वो टेस्ट कर सकते हैं। आपको जो है ना वो एक एक्सरा जो है ना वो करवा सकते हैं, MRI करवा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपका जो कैल्शियम लेवल और विटामिन D3 लेवल है उसको चेक कर सकते हैं। और दोस्तों उसमें आपका RA फैक्टर जो है ना वो भी चेक किया करवाया जा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ टेस्ट होते हैं आप करवा सकते हैं, जिसकी वजह से आप डायग्नोज कर सकते हैं कि आपका जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का इशू है या नहीं है। तो दोस्तों अब मैं आपको चंद होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो सिम्टम है पेशेंट को देखने में आते हैं, तो लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कोई भी मेडिसिन जो है ना वो सेल्फ खुद इस्तेमाल ना करें, आप किसी भी नजदीकी अच्छे होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर से जो है ना वो आप डायग्नोज करवा के ना आप इस्तेमाल करें। तो दोस्तों इसकी जो सबसे अहम मेडिसिन वो है मेडोडेनम, यानी अगर किसी पेशेंट को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का इशू है, तो वो ये जो मेडोडेनम मेडिसिन है, इसकी जो एक खुराक है आप वीक में एक दफा जो है ना वो इस्तेमाल करें। और उसके बाद दोस्तों इसकी जो सेकंड बहुत ही अच्छा मेडिसिन वर्क करती है वो है एसिक्यूलस। यानी ऐसे अगर किसी पेशेंट को हिप वाले रीजन पे जो है ना वो पेन है, और जो पेन है वो ऊपर जो स्पाइन है उसमें तरफ जो है ना वो शिफ्ट करती है, और स्पाइन में जलन है, दर्द है, और एक स्टिफनेस का सिम्टम देखने में आता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन एसिक्यूलस बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसकी जो थर्ड मेडिसिन वो है विस्टॉक्स, यानी ये ऐसे केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब पेशेंट थोड़ा सा चलता हो तो उसको आराम महसूस होता हो, और पेशेंट के जिस्म में बहुत ही शदीद शार्प जो है ना स्टिफनेस का सिम्टम देखने में आता है। ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों इसकी जो नेक्स्ट मेडिसिन वो है कॉलमिया। तो दोस्तों कॉलमिया ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब आपके स्पाइन वाले रीजन पे एक बर्निंग का सेंसेशन, एक जलन का सेंसेशन जो है ना वो देखने में आता हो, और आपके जो सर्वाइकल रीजन है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो, और उसके हार्डनेस के साथ जो आपका शोल्डर मसल है वो भी स्टक हो गए हो, यानी जो इतनी ज्यादा सर्वाइकल में शक्ति हो कि जो आपका जो कंधे हो उसमें जो है ना एक शक्ति जो है ना वो देखने में आती है, तो ये आपको इस मेडिसिन से बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो आराम महसूस होगा। तो इसके अलावा भी कुछ मेडिसिन है जो आप इस डिजीज में जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन है जो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से पेशेंट को जिसमें देखने में आती है। तो दोस्तों इसमें सबसे बेहतर हल यही है कि आप अपनी अलामत और उसके मुतल्लिक आप जो कुछ भी आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, आप किसी नजदीकी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर से रब्ता करके उसकी सरबराही में उसके हदायत के मुताबिक जो है ना आप इस्तेमाल करें, तो आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना वो इस केस में एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के केस में पेशेंट को आराम आए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।